अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला वीडियो बनाने का और आज हम बात करेंगे रिफ्यूज़ल्स के ऊपर। कुछ रिफ्यूज़ल्स मुझसे शेयर किए गए हैं मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से और हर एक ने उसमें राय मांगी है कि हमें बताएं कि हमसे क्या गलती हुई है। सोचा मैं आपसे भी वो शेयर करूं ताकि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो अपना केस प्रिपेयर कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, विज़िट के लिए, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के हम रिफ्यूज़ल डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो होंगे वो स्किल वर्कर वीज़ा के होंगे, वो रिफ्यूज़ क्यों हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। वन बाय वन हम सब रिफ्यूज़ल्स को देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक रिफ्यूज़ल पे पहले फोकस करेंगे। हर वीडियो में हम एक जो रिफ्यूज़ल होगा स्पेसिफ़िक उस पर बात करेंगे। हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हम अपने केस में क्या गलती करते हैं, क्या एतराज़ात लगाए जाते हैं वीज़ा ऑफिसर की तरफ से। जी, ये रिफ्यूज़ल है हमारे पास। इसमें हम सीधा रीज़न्स पे आते हैं कि रीज़न फॉर डिसीजन इसने ये रिफ्यूज़ किया है। अब इसको हम देखने से पहले यहाँ देखिए, जो वो रीज़न बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताता है। वो कहता है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज़ फॉर द फॉलोइंग रीज़न्स। कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ की गई है ये। तो उसमें क्या है, यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज ए स्किल्ड वर्कर माइग्रेंट अंडर अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर ऑफ द इमिग्रेशन रूल। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज बिकॉज यू डू नॉट मीट पैराग्राफ SW14A.1। अब ये उनकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको अगर हम ख़राब ना करें या जिनको खिलाफ ना जाएं तो हमें वीज़ा मिल सकता है, लेकिन अगर हम किसी भी रूल में आ जाते हैं, अंडर आते हैं, तो हमें वीज़ा नहीं मिलेगा। अब ये क्या है, ये रूल भी आगे चल के हमें पता चलेगा कि ये SW14A.1 क्या है। ये है टू बी ग्रांटेड परमिशन एज ए स्किल्ड वर्कर यू मस्ट जनरली इंटेंड एंड बी एबल टू अंडरटेक द रोल फॉर विच यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड। कहते हैं कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वो वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या आपकी जो आपको काम आता है, आपको काम आता हो वही अप्लाई करें एंड नॉट इंटेंड टू अंडरटेक एम्प्लॉयमेंट अदर देन द रोल फॉर विच यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड। उसके अलावा नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आपको काम आता है ड्रम बजाने का, ढोल बजाने का, तो आप मोचियों वाला जो काम है उसके लिए अप्लाई ना करें, वो आपका काम नहीं है। या अगर आप डॉक्टर हैं तो आप एक सेल्स सुपरवाइज़र के तौर पर काम ना अप्लाई करें। तो अगर ऐसा करेंगे तो हम आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे, आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। अब ये पता कैसे चलता है इनको कि हम वो वाकई हैं या नहीं हैं, आगे चल के देखते हैं कि इसने क्या चीज़ें कंसीडर की हैं। वो कहता है यू हैव कंसीडर द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू जेन्युइनली इंटेंड एंड आर एबल टू अंडरटेक द रोल फॉर विच यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड। कहता है मैंने जब आपको देखा, आपकी जो फाइल देखी है उसमें उससे मुझे ये पता चला है कि आप जेन्युइन नहीं है, यानी कि आप जो स्पॉन्सर किया जा रहा है वो किसी और काम के लिए किया जा रहा है, आपको काम कोई और आता है। आफ्टर इनिशियल assessment of your application you were invited to and attended an interview via MS Teams on 5th February 2025। यानी कि 5 फरवरी को इनका इंटरव्यू हुआ था जो टीम सॉफ्टवेयर पर, और ये चेक करने के लिए कि वाकई ये बंदा जेन्युइन है या नहीं। ड्यूरिंग इंटरव्यू यू वर आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू एस्टैब्लिश वेदर यू जनरली इंटेंड टू अंडरटेक and or capable of undertaking the role recorded by the certificate of sponsorship as required by the paragraph। वो आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने ये देखना था कि जो आपको स्पॉन्सरशिप दिया गया है, जो जॉब स्पॉन्सर की गई है, क्या आप वाकई उस काबिल हैं भी या नहीं। अब उस काबिलियत को चेक करने के लिए यहाँ उसने कुछ क्वेश्चंस किए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब वो अगर क्वेश्चन कर रहा है और आपको जज कर रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, उसकी जजमेंट ठीक हो सकता है आप ठीक हो, उसकी जजमेंट गलत हो, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप वाकई ठीक ना हो, उसकी जजमेंट ठीक हो। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप भी ठीक हैं, उसकी जजमेंट भी ठीक है, आपने अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट ही नहीं किया, आप अपने आप को उस तरह से साबित ही नहीं कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन द UK, व्हाट विल यू डू ऑन डेली बेसिस। कि आप क्या करेंगे डेली बेसिस पे, अपनी जॉब ड्यूटीज तो बताएं। तो आगे से बंदा कहता है सो कैन आई टेल यू इन पॉइंट्स
I will be doing the car painting there, and before the paint I make the surface ready in this wash the surface properly so all the dirt is off the surface, then the sanding, then masking paper to cover wheel. अब ये अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन वो कर रहा है कि मुझे बताएं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रोज़ाना का क्या काम है। अब ये रोज़ाना का काम नहीं बंदा बता रहा है, ये कह रहा है कि मैं गाड़ी को किस तरह मतलब रंग करता हूँ, पेंट करने के लिए मैं किस तरह उससे शुरू करूँगा और ख़त्म कब कैसे करूँगा। अब यहाँ पूरी जो है मेन जो मसला आ रहा है, हो सकता है उसे काम आता हो लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो क्वेश्चन और पूछ रहा है, यहाँ जवाब और दिया जा रहा है, तो यहाँ तो इसकी ये गलती है। हाउ डू यू अप्रोच रिपेयरिंग डैमेज पैनल स्ट्रीम एंड मोल्डिंग बिफोर पेंटिंग। अब यहाँ वो ऊपर वाला जो आंसर यहाँ फिट हो सकता था, तो फर्स्ट आई गेट द एस्टिमेट इफ़ द चेंजिंग इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द पैनल इफ़ यू कैन रिपेयर इट, सो ये इसका जवाब ठीक होगा। ज़रूरी नहीं कि जितने भी वो सवाल आपको सामने उसने लाए हैं रेफ्यूज़ल में वो सारे गलत हों आपके जवाब। लोग समझते हैं कि ये गलत है, वो सिर्फ आपको रेफ़र करता है कि ये मैंने एक सवाल पूछा, फिर मैंने ये पूछा, इसमें आप देखें, और नीचे वो फिर आपको बताएगा कि मसला क्या बना था। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट वुड यू डू इफ़ अ क्लाइंट वाज अनसेटिस्फाइड विद योर वर्क। क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है आपके काम से तो क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लिसन टू द क्लाइंट एंड व्हाट इज़ देयर रिक्वायरमेंट एंड आफ्टर आई डू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दोज एंड इफ़ सो आई विल डू इट अगेन टू मेक देम सेटिस्फाई। जवाब ये ठीक हो सकता है लेकिन ये प्रॉपरली ठीक नहीं है, उससे माजरत की जाए या जो भी। मैं यहाँ जवाब नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपरली जवाब ठीक नहीं दिया गया, क्योंकि जो यूके का इंटरव्यू है वो इंटरव्यूअर जो होता है वो सिर्फ यही नहीं देख रहा कि आप अपने मुल्क में क्या करते हैं, वो देख रहा होता है कि यूके के मुताबिक आप क्या करेंगे। आगे जी वो अपनी जो है ना अभी जजमेंट दे रहा है, कहता है व्हेन वी आस्क अबाउट योर जॉब ड्यूटी यू डिस्क्राइब हाउ यू वुड स्प्रे अ कार बट डिड नॉट एक्सप्लेन योर जॉब ड्यूटीज़। अभी ये मैंने रिफ्यूज़ल नहीं पढ़ा हुआ था, बिल्कुल नहीं, और मैंने आपको जो बात बताई वही वो कह रहा है कि हमने इससे पूछा कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है, लेकिन वो बताने लगा कि कार को स्प्रे कैसे किया जाता है, रंग कैसे किया जाता है। इट वुड बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट अ पर्सन हु इज जनरली ट्रैवलिंग टू वर्क एज अ कार पेंट sprayer would be able to describe the role and explain all of their responsibility. Given that this information is available on your certificate of sponsorship, your response leads me to question the credibility of your application and whether you generally intend to undertake this role in the UK. अब मुझे जो लगता है ये हो सकता है, वो उसकी बात ठीक है वीज़ा ऑफिसर की अपनी जगह, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि बंदे को इंग्लिश नहीं आती थी, वो सही समझ नहीं सका। बाज़ लोग समझते हैं कि उनको इंग्लिश अच्छी है, उनके बैंड स्कोर अच्छे आ गए हैं, लेकिन वो उनकी अंडरस्टैंडिंग पुअर होती है, और पुअर ना भी हो तो बाज़ औक़ात इंटरव्यू का इतना डर होता है कि आप वहाँ मिस्टेक्स करते हैं। आगे वो कहता है फर्दर नोट व्हेन यू वर आस्क्ड अबाउट रिपेयरिंग डैमेज पैनल स्ट्रीम्स एंड मोल्डिंग योर रिस्पॉन्स वाज वेग एंड लैक्ड स्पेसिफिक डिटेल्स। अगेन इट वुड बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट you would be able to explain the process in detail given that this is one of the responsibility listed in your certificate. अब वही कह रहे हैं कि आप जवाब ठीक नहीं दे रहे, मैं बात कुछ पूछता हूँ आप कुछ और बताते हैं। Also when asked what you would do if a client was unsatisfied, your response was vague. It would be reasonable to expect that you would be able to clarify, explain how you would deal with the unhappy client. यहाँ भी मेन बात वही है कि जवाब ठीक नहीं दिए गए, प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया गया कि वो बात क्या पूछ रहा है, आपने वो जवाब नहीं दिया, आपने उसे समझा नहीं, आपने जवाब देना शुरू कर दिया। गिवन द आंसर यू प्रोवाइडेड टू द टेक्निकल क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब इसने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे कि अपने जो है ना पहले उसको शक था कि शायद नहीं है। हैव यू अप्लाइड फॉर, ये टेक्निकल इसने पूछ लिया, और आगे उसने ड्यूरिंग इंटरव्यू आल्सो नोटेड फॉलोइंग क्वेश्चन रिस्पॉन्स, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। तो कोई और भी जॉब्स अप्लाई की हैं आपने, तो वो कहता नो दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड आई एक्सेप्टेड इट, आई हैवंट अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब, कि मैंने ये और कोई जॉब अप्लाई नहीं की थी, ये अप्लाई की थी तो ये मुझे मिल गई। अब ये पक्का जो है ना ये रिजेक्शन होता है, लेकिन हर एक के लिए नहीं, बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि हमें बताना पड़ता है कि हमने यही जॉब अप्लाई की थी, केस टू केस डिफ़र करता है। आप लोग जो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो किसी के इंटरव्यू की से देख के उनकी रटे रटाए जवाबात सुन के तो आंसर कर रहे होते हैं और अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। हर केस डिफरेंट होता है। इसी तरह सोलिसिटर करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक बंदे का जो इंटरव्यू था दूसरे को भी वो करवाया, तीसरे को भी वो करवाया, उसमें एक का तुक्का लगता है, 10 के रिफ्यूज़ल आते हैं।
تو یہ بڑا کام خراب ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس نے بہت ساری اپلیکیشنز کرنی ہوتی ہے، اس کو اپلیکیشنز کے بھی پیسے آ رہے ہوتے ہیں اور کافی جگہ سے اس کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس بندے کا اتنا نہیں ہوتا، اس کے پاس اس کا کنسرن نہیں کہ میں اتنا ٹائم دوں اس چیز کو، کہ میں اس کو دیکھوں کہ اس کی جاب رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس کو میں نے ڈفرینٹ کیس ہے تو ڈفرینٹ طریقے سے تیاری کروانی ہے۔ آگے دیکھیے، ڈیورنگ دا انٹرویو یو اسٹیٹڈ دیٹ یو ڈڈ ناٹ اپلائی فار اینی ادر جابز ان دا یو کے گیون دا کمپیٹیٹیو جاب مارکیٹ ان دا یو کے آئی فائنڈ ڈیفیکلٹ ٹو بلیو دیٹ یو اپلائڈ فار اونلی ون جاب were interviewed and awarded the job especially as I was not satisfied with your technical knowledge response۔ کہتا ہے رسپانس دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ آپ اتنے ہی لائک فائق ہیں کہ آپ نے ایک جاب اپلائی کی اور آپ کو وہ جاب مل گئی، ایسا ہو بھی جاتا ہے، جاب مل بھی جاتی ہے، کیونکہ جو مزدور طبقہ ہوتا ہے اس طرح کا ان کو مل جاتی ہے جاب، لیکن وہ اس سے سیٹسفائی نہیں، کیونکہ وہ آنسر ٹھیک نہیں دیے گا، آنسر ٹھیک ہوتے تو شاید وہ سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے۔ اب 28 ڈیز دیے گئے تھے کہ آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں۔ اب یہ ریویو میں جائیں گے تو شاید کچھ حل نکل آئے، لیکن ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری پیچھے فیکٹرز ہیں، بہت سارے ایکسپیرینس، بہت ساری باتیں ایسی کی ہوں گی جو آپ کی اپلیکیشن پہ بیس کرتی ہیں، تو اس کو دیکھ کے اس نے یہ ڈیسیجن آپ کا ریفیوزل دیا ہے۔ تو یہ پہلا ریفیوزل ہے جو ہم نے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم فردر ریفیوزل بھی ڈسکس کریں گے کہ مسئلہ کیا بنتا ہے، کہاں سے ایشو آتا ہے، کیوں آپ کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے۔ لیکن ہر کیس کا ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے، اس کے مطابق آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، اس کے مطابق کیس کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریفیوزل میں بات کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی ریفیوزل ہے کسی بھی کنٹری کا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ یا کوئی بھی کنٹری ہے، تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آپ کی پرائیویسی مقدم رکھی جاتی ہے، جب بھی ویڈیو میں بناتا ہوں تو میں کسی کی پرائیویسی لیک نہیں کرتا، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو لیک نہ کیا جائے اور جتنی ہو سکے آپ کی ہیلپ کی جائے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔